आपको 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 5 साल पहले किसी कोर्ट में मेरे हाथ पांव कांपते थे, मेरी बोलती बंद हो जाती थी, मुझे एक भी केस नहीं लगा। फिर एक दिन मुझे फंदी का मुकदमा मिला, उसके बाद मुझे लगातार केस मिलते रहे। क्या क्या किसी इंसान की परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि उस परेशानी में किसी को मार सकता है? क्या उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसे सही और गलत की समझ नहीं होती? क्या कानून का संबंध मनुष्य की भारी व्यवस्था से है? क्या भीतरी व्यवस्था से नहीं? कानून मनुष्य के लिए बना है या फिर मनुष्य कानून के लिए? मेरे हिसाब से कानून का जन्म हुआ है लोगों को अन्याय, अत्याचार एवं तकलीफों से छुटकारा दिलाने के लिए। इसीलिए इन्हीं अदालतों में कानून की नई व्याख्या को हमेशा दंड मिला है। अब कानून यदि पत्थर की तरह जड़ एवं स्थिर हो जाएगा तो समाज की बदलती परिस्थिति पर कभी भी न्याय नहीं दे सकेगा। फंदी का मुकदमा भी इसी व्याख्या पर आधारित है, जो मांग करता है बदलाव की, एक अच्छे समाज की, सामाजिक बदलाव की। तो आइए देखते हैं नाटक फंदी। एक तो ये वार्डन की नौकरी और दूसरी महंगाई ने हाहाकार मचा रखा, और तीसरे ये कैदी जो बीड़ी सिगरेट मांगते रहते हैं हमें। क्या वार्डन साहब? कौन? इधर। किधर? अरे आपके सीधे हाथ की तरफ। सीधा आपकी तरफ तो कोई भी नहीं, उल्टे हाथ की तरफ। उल्टा? हाँ। अच्छा। हाँ जी, मैं फंदी का वकील हूँ, आप उसे बुला देंगे? फंदी? हाँ। आज हमारे जीवन का पहला मुकदमा है। हम सोचते थे कि एक ना एक दिन इस मुद्दे को फंदी मना करता है, कह रहा है उसे कोई वकील नहीं चाहिए। तो आपने उसे मेरा नाम नहीं बताया? हो, मुझे भी आपका नाम पता नहीं। तो वो अक्सर भूल जाता हूँ। अच्छा, आप जाओ और उससे कहना फीस नहीं लगेगी, फीस की चिंता ना करें। फीस नहीं लगेगी? हाँ। वकील साहब, नाम आपने क्यों नहीं बताया? वकील भगत राम। वकील भगत? इस पीढ़ी का सबसे होशियार वकील। ठीक, बुला लो। बुलाइए। फंदी? अब क्या वार्डन साहब, अब क्या हुआ आपको? वकील साहब आया। वकील साहब, फिर वही वकील। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ये वकील वकील मत लाया रोज रोज। फंदी? मुझे भगवान भी नहीं बता सकता वार्डन साहब। वकील मैं नहीं आया, वकील साहब खुद आए, और वो कहते हैं कि फीस भी नहीं लगेगी। फीस भी नहीं लेंगे? हाँ। फिर तो पक्का हारेंगे। ऐसा क्यों करते? चलो बैठो। आप क्यों से आ रहा हूँ? ओ मैं तेरे लिए वकील साहब, वार्डन साहब, एक वीडियो। बीड़ी? जी आपका ही नाम फंदी ना? जी हाँ।
पर आपने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। सफेद बुशर्ट में और काले कोट में तो वकील ही होते हैं, क्या आप वकील नहीं है? अपने लोग भी अजीब होते हैं, मेरे वकील होने में भी शक करते हैं। पर आपको तो आपके वकील होने में कोई शक नहीं ना वकील सर साहब? नहीं, मुझे अपने वकील होने में बिल्कुल भी शक नहीं है। जानते हो, जितना रोमन लॉ मैंने पढ़ा है उतना शायद ही किसी दूसरे वकील ने पढ़ा होगा। जानते भी हो रोमन लॉ क्या होता है? रोमन लोग? हाँ, अरे वकील साहब, मैं खरा ट्रक ड्राइवर, अब ये रोमन लॉ को मैं क्या जानूं? हाँ तुम्हारा कहना भी ठीक है। खैर, बहुत सारे वकील तो वकील होकर भी नहीं जानते कि रोमन लॉ किस चिड़िया का नाम है। रोमन लॉ, उसकी बात छुपते ही मेरे सामने छात्रावास का वो कमरा आ जाता है। छात्रावास? वकील साहब ये क्या है छात्रावास? छात्रावास नहीं समझते? अरे हॉस्टल। तो उसे आप सीधे सीधे हॉस्टल कह दीजिए ना। हाँ वो भी सही है। खैर, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा मुकदमा ले लिया है और मैं तुम्हें यहाँ से 22 बरी करा के ही जाऊंगा। पर आपने मेरा मुकदमा लेके से लिया है, मैंने तो आपको अपना वकील चुना ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने खुद मुझे अपना वकील चुना था जज साहब के सामने, याद करो। अच्छा, नहीं वकील साहब, इसमें जरूर कोई गड़बड़ी हुई होगी। जब मेरे पास वकील लगाने के लिए पैसा नहीं है, मेरे घर में फूटी कोड़ी नहीं है, तो मैं वकील कहां से पैदा करूंगा? अरे अच्छा, परसों के रोज तुम कोर्ट लाए गए, शनिवार के दिन। परसों की रोज? हाँ याद है। उस दिन कोर्ट में क्या हुआ था ये बताओ। अच्छा, उस दिन की बोल रहे हैं आप? हाँ। वो तो कोर्ट में जब आपके नाम पढ़े जा रहे थे ना, हाँ। तो वकील साहब क्या है, मेरी जबान पे काबू नहीं रहा, मैंने गुस्से बोल दिया, घर में खाने को फूटी कोड़ी नहीं है, ये वकील कहां से पैदा करूंगा? इस पर जज साहब ने तुम्हें डांटा था और तुमने माफी भी मांगी थी। अब इस माफी को आप काट ले बेटे, ये तो मेरा रोज का काम है मानना। इसके बाद जज साहब ने क्या कहा था? अच्छा, जज साहब ने कहा था कि आपको सरकारी खर्च पे वकील दिया जाएगा, पर मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। इस पर जज साहब ने तुम्हें समझाया था और कहा था कि वकील जरूरी होता है। और इसके तुरंत बाद कोर्ट के बाबू ने तुम्हारे सामने कुछ नाम पढ़े थे। जी हाँ। याद आया? जी हाँ। और इतने सारे नामों में से तुमने मुझे चुना, वकील भगतराम को। क्या तुम जानते थे भगतराम इस पीढ़ी का सबसे होशियार लेकिन सबसे बदकिस्मत वकील है? क्या तुम उस वकील को जानते थे? वकील साहब, मैं किसी के वकील या बारिस्टर को नहीं जानता हूँ। अरे तो तुमने मेरे नाम पर ही हाँ क्यों कहा? मैं इतने सालों से कोर्ट जा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर संजोग से। संजोग? हाँ, जब कोर्ट में वकीलों के नाम पढ़े जा रहे थे ना, तो मैं तो कोर्ट में बैठी हुई अपनी औरत के मुरझाए हुए चेहरे को देख रहा था। वो सूखकर एकदम कांटा हो चुकी है और मेरा बेटा पुत्तू वो किसी कनेर के फूल की तरह मुरझा गया है। तो तुम वकीलों के नाम नहीं सुन रहे थे? अब ये वकीलों के नाम कौन से भगवान के नाम होते हैं जो मैं सुनूं? हाँ, बस भगत राम नाम मुझे याद रह गया। वो कैसे? क्योंकि भगत राम नाम मेरे बाप का भी है। वही जिसकी तुमने हत्या कर डाली, जिसे तुमने मारा। जी हाँ वकील साहब। वकील साहब, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। जब कोर्ट में मैंने आपको चुना था, तो वहां पर सरकारी वकील बाबू, पास के वकील, यहाँ तक कि जज साहब भी आपका नाम सुन के हंस रहे थे। हंसने तो फंदी, अब देखना एक एक के चेहरे की हंसी गायब करता हूं या नहीं। हाँ वकील साहब, आप सिगरेट पीते हैं आप? सिगरेट पीता तो नहीं है, लेकिन तुम पीना चाहो तो मैं बोल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं देख रहा था कि आप वकील हैं और इतना काम करते हैं, तो आप तो सिगरेट तो पीते ही होंगे। आपको मालूम है, मैं तो बीड़ी पिए बिना ट्रक चला नहीं सकता, और अगर ये मिल जाए तो बेकार से बेकार ट्रक को भी हवाई ट्रक बना देता हूँ। तो मैं सिगरेट मंगवा देता हूँ। वार्डन साहब, वो फंदी सिगरेट पीना चाहता है। यहाँ आपकी दिक्कत समझता हूँ, पर फंदी को बीड़ी सिगरेट पिला के करिए। हाँ, बच्चे पैसा आप वार्डन साहब, बीड़ी एक दो हो गया, बस एक दो बीड़ी हो दे दीजिए। तो इससे काम चलो। सिगरेट ले गया, वही है, ट्रक ड्राइवर की नौकरी और ये जिंदगी है हमारी।
तुम बचना चाहते हो बंदी? अब मरना कौन चाहता है वकील साहब? मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। आज मुंबई, कल कलकत्ता, परसों भोपाल, कभी नागपुर और कभी दिल्ली। 15,000 रुपए मुझे पगार मिलती है और रास्ते का खर्च अलग। और अगर रास्ते में एक का सवारी बिठा ली मैंने तो ऊपर से 400-500 रुपए और मिलते थे। अब आप बताइए वकील साहब, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के कोई मरेगा? तो ठीक है बंदी, मैं ये मुकदमा जरूर जीतूंगा और मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि भगत राम भी कोई वकील है और इस मुकदमे की जीत के साथ ही भगत राम वकील का नया अवतार होगा। मेरा मन कहता है वकील साहब, आप ये केस जरूर जीतेंगे। तो तैयार बंदी, कल जो कोर्ट में होगा उसकी अच्छी सी रिहर्सल यही कर लेते हैं। अच्छी सी रिहर्सल, यानी हम कल की तैयारी करेंगे? हाँ बंदी, जिससे कल कोर्ट में कोई कसर ना रहे। ये ठीक है, मैं कोई रिस्क नहीं देना चाहता। सही बोल रहे हैं। तुम्हें कोर्ट का आइडिया तो है? कोर्ट का आइडिया? हाँ है ना, कोर्ट का आइडिया। मुझे 10 साल पहले मैंने फिल्म देखी थी, वकील साहब। क्या गजब की फिल्म थी, मुझे सब कुछ याद है। आप बताइए बस। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ बैठे हैं जज साहब, मिस्टर रंधावा, बड़ा सा चेहरा, तीखी आंखें, बहुत अच्छा लगता है। ये कन्या जहाँ तुम खड़े हो जी, ठीक है, यहाँ रहेगा सरकारी वकील। समझिए कहाँ कहाँ कौन कौन है? यहाँ बैठे जज साहब, ठीक है, और यहाँ सरकारी वकील, ठीक है, और यहाँ मैं यहाँ। तुम भगत राम की भूमिका करोगे। यानी आपका कैरेक्टर मैं करूंगा? हाँ, अच्छा, समझे? ठीक है। ठीक है, आ जाओ। और हाँ, जब मैं कोर्ट खोल दूं तो समझ जाना मैं सरकारी वकील हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ये किरदार यहाँ दो ना। अब तुम्हें जज भी बनना है। अच्छा जज, ठीक है, हाँ। ठीक है बोलिए। हाँ, तो ऐसे बोलते हैं, मैं बोलूँ? आप तो कार्यवाही शुरू की जाए। तो योर ऑनर, सबसे पहले मैं फंदीवंत भगत राम के मुकदमे के तथ्य आपके सामने रखा हूं। फंदी इस शहर के बाकीपुर मोहल्ले में रहता है और वो ट्रक चलाने का काम करता है योर ऑनर। और वो कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं रहा। उसके यार दोस्तों के मुताबिक वो कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं रहा योर ऑनर। जज साहब, सरकारी वकील का बयान सरासर गलत है। फंदीवंत भगत राम पिछले 5 वर्षों से नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी कर रहा था। जब उसको जब नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि जब उसके पास खाने को फूटी कोड़ी नहीं थी, फिर भी उसने घुटने नहीं टेके। उसके बाद वो अपने बाप की बीमारी में उलझा रहा। योर ऑनर, बचाव के वकील साहब से कहा जाए कि बीच में ना बोले और मुझे अपना बयान जारी रखने की इजाजत दी जाए। अरे आप शांत रहिए, आप बोलिए। हाँ, तो योर ऑनर, मैं कह रहा था कि फंदी का बाप कैंसर से पीड़ित और कैंसर की बहुत बुरी हालत में होने के बाद भी वो कम से कम 1 महीना और जी सकता था। उस रात फंदी जब घर में घुसा तो शराब के नशे में धुत उसके घर में घुसते ही उसके बाप ने उससे प्रश्न पूछा कि क्या वो दर्द कम करने का इंजेक्शन लाया है। इस प्रश्न पर फंदी भड़क उठा। फंदी ने आओ देखा ना था और अपने बाप का गला घोट दिया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि फंदीवंत भगत राम को फांसी की सजा दी जाए। जज साहब, ये बात सच है कि फंदी उस रात को घर देर से पहुंचा, लेकिन शराब पीकर नहीं। मां कसम जज साहब, उसके पास शराब पीने के लिए फूटी कोड़ी भी नहीं थी। यार, कैंसर की बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो। कैंसर की बीमारी में उसके घर के बर्तन बिक गए, उसके औरत के गहने बिक गए, फिर भी उसने घुटने नहीं टेके। उसने खान से 50,000 रुपए कर्जा लिया और अपने बाप को दिखाने बंबई ले गया, लेकिन बंबई में कुछ काम नहीं हो पाया। यार, सरकारी वकील साहब से कहा जाए कि चुप रहे और मुझे गवाहों को पेश करने की इजाजत दी जाए। आपकी बीमारी में फंदी नंगा हो चुका था। उसके बीवी और बच्चे दाने दाने को तरस चुके थे। उसकी नौकरी छूट गई थी और इधर उसका बाप दिन रात केवल एक ही गुहार लगा था कि मुझे मौत चाहिए, मुझे मौत चाहिए, मुझे मार दो, मुझे मार दो। वो चीखता, वो चिल्लाता, उसे गाँव में दर्द होता, वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पता है। जज साहब, यार, बचाव के वकील तो किसी नाटक के अभिनेता पर कोर्ट तो मानी कोई। तो जज साहब, फंदी का बाप ना तो जीता था और नहीं मरता था, पर 24 घंटे केवल एक ही रट लगा रहता कि मुझे मौत चाहिए, मुझे मौत चाहिए, मुझे इंजेक्शन दो या मौत, इंजेक्शन दो या मौत, इंजेक्शन दो या मौत। डॉक्टर हरपाल सिंह 5,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगाते थे, चाहे मरीज जिए या मरे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी उसका बाप चीखता, चिल्लाता, मुझे इंजेक्शन दो या मौत, इंजेक्शन दो या मौत, इंजेक्शन दो या मौत। पर जज साहब, फंदी इंजेक्शन नहीं दे सकता था, पर मौत तो दे ही सकता था ना।
न जाने कैसे उसका हाथ उसके गले तक पहुंच गया, कैसे उसकी उंगलियां उसके बाप के गले को कसने लगी। आती हुई मौत को देखकर भी फंदी का बाप हंस रहा था, जैसे उसे अपनी मनचाही मुराद मिल गई हो। इस तरह फंदी ने अपने बाप को मार दिया, 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 फंदी ने अपने बाप को मार दिया। ये क्या होगा? हेलो, ये सब आपके वो असली कोर्ट में मेरी बोलने की हिम्मत नहीं होती। आपसे मेरा तो थोड़ा लगाव हो गया था, मैं यहाँ बोल पाया। देखो, पानी पानी पियो। नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल कोर्ट में सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारा इरादा तुम्हारे बाप को मारने का नहीं था। और आप ये सिद्ध कैसे करेंगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैंने सिद्ध कराएंगे। अच्छा, तो वकील साहब सिद्ध कैसे होंगे? जैसे गवाह भी आते हैं। गवाहों को उलटकर। अच्छा, गवाहों को उलटकर। पर गवाहों को आप कैसे उल्टेंगे? मुझ पे छोड़ दो, अब यहाँ गवाही का भी नाटक होगा। गवाही का नाटक? लेकिन जो गवाह आएंगे सबके सब नंबर हराम है। अरे वो सब तुम्हें जानते हैं, तो घबराने के सवाल नहीं उठता। अब आ जाओ करता है मैं। ठीक है, तो मुझे पहले क्या बनना है वकील साहब? सबसे पहले तुम्हें हसरतवंद करीमुल्ला बनना है। हाँ सर, ठीक है वकील, ठीक है। तो हसरतवंद करीम जी, तुम्हारी उम्र? मेरी उम्र 35 वर्ष। तुम फंदियों को से जानते हो? फंदी को मैं बचपन से जानता हूँ। फंदी कैसा आदमी है? और फंदी बहुत अच्छा आदमी है। अरे भाई तुम इस वक्त फंदी नहीं हो, हसरत। तो उसी की तरह उसी की जबान में बोलो। मैं भूल गया था वकील साहब, आप बोलिए। आप क्या तुम फंदी के यहाँ आते जाते रहते थे? अम्मा मियाँ कैसी बात कर रहे हो? फंदी के घर पे तो मेरा रोज का आना रहना था। अगर उसके घर जाऊंगा नहीं ना तो मेरा खाना नहीं पचता था। क्या तुम इस अदालत को बता सकते हो कि फंदी और उसके बाप के संबंध कैसे? ओ क्या बात कर रहे हो जो? दोनों में बहुत बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम। एक दूसरे पे तो जान छिड़कते थे। फंदी का बाप बीमार था? ओ अम्मा मियाँ बहुत ही बीमार था। उसे कौन सी बीमारी थी? उसे कैंसर था, कैंसर। इधर गले का, इधर। ना पूछा जाए, मेरा जवाब दो। माफी फंदी अपने बाप को बचाने की बराबर कोशिश कर रहा था। ओ हुजूर, बड़ी गजब की कोशिश कर रहे था, पर उसका बाप बच नहीं सकता था। कैंसर वाला कोई बचता है? जितना पूछूं उतने का ही जवाब दो। डबल माफी हुजूर। क्या फंदी अपने बाप का इलाज करा रहा था? हाँ हुजूर, इलाज तो करवा दिया था। तो उस रात को तुम फंदी के यहाँ क्यों गए? ओ हुजूर, वो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी के हसनान भाई हैं। अच्छा। उन्होंने बोला कि फंदी को नौकरी मिल सकती है, तो वही बात बताने मैं फंदी के पास गया। जब तुम फंदी के यहाँ पहुंचे तो तुमने क्या देखा? हुजूर, बहुत ही खौफनाक दृश्य था। अपने बाप पे जान छिड़कने वाला फंदी खटिया पे चढ़ के अपने बाप का घर दबा दिया था। उसे रोका नहीं? ओ, जब तक मैं उसे रोका अपने बाप का काम तमाम कर चुका था। तो तुमने अपनी आंखों से देखा कि फंदी ही अपने बाप का काम होता था? इन्हीं आंखों से देखा। अरे क्या सरकारी वकील गवाह से कोई सवाल पूछ जाते हैं? यस योर। जैसा आपने कहा था कि जैसा आप बोले थे कि जब आप सरकारी वकील बनेंगे तो कोर्ट कर देंगे शायद, ये था। तो तुम कौन सा काम करते हो? मैं क्लीनर हूँ। अगर खुदा की मेहरबानी रही ना तो जल्द ही ड्राइवर बन जाऊंगा। ना पूछूं इतने का जवाब दूंगा। ठीक है हुजूर। तुम इस अदालत को बता सकते हो कि क्या फंदी ने कभी अपने बाप को मारा? ओ कभी नहीं, दोनों में बहुत मोहब्बत थी हुजूर। फंदी ने कभी अपनी घरवाली के साथ मारपीट की? और फंदी का जो शौहर चिराग लेके ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलने वाला।
तो इस तरह तुम कह सकते हो कि फंदी एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति है। बेशक हुजूर। जब तुम फंदी के यहाँ पहुंचे तो कितने बज रहे थे? हुजूर करीब 8 बज गए थे। तुम्हारे पास घड़ी थी? हुजूर घड़ी तो नहीं थी। तुम कैसे कह सकते हो कि 8 ही बज रहे थे? हुजूर अंदाजे से बोल दिया। उस समय हल्की रोशनी थी या अंधेरा था? हुजूर हल्की हल्की रोशनी थी हुजूर। ये क्या लालटेन की? ये मालूम नहीं हुजूर। तो इतनी कम रोशनी में तुमने ये कैसे देख लिया कि फंदी ही अपने बाप का गला मोड़ रहा है? वो फंदी था, तुमने देखा अपनी आंखों से। ये देखने के बाद तुम वहां कितनी देर रुके? ओ हुजूर मैं रुका नहीं, सीधा थाने भागा। तो तुमने ये भी देखने की कोशिश नहीं करी कि फंदी है कोई और? नहीं हुजूर, मैंने कहा ना वो फंदी ही था। अब ये भी तुम कह रहे थे कि फंदी अपने बाप पर जान छिड़कता है। वो तो मैं मोहब्बत थी। हुजूर तो ये सब देख के तुम्हें बड़ा अजीब नहीं लगा? जी हुजूर लगा। और तुम्हें अविश्वास क्यों होगा? जी हुजूर। थैंक यू। जैसा बता रहे थे कि सरकारी वकील जब सवाल पूछेंगे हसरत से, तो आपकी क्या राय है इसमें कि जब आप सवाल पूछें तो मेरे को हसरत की गवाही से अभी कुछ से भी नहीं हुआ। तुम्हारे पिताजी को जिस डॉक्टर ने देखा उसका नाम क्या? उनका नाम शायद वकील साहब डॉक्टर चंद्रचूड़, कुछ ऐसा नाम था सर। बोलो एक सेकंड मुझे दे देखिए चंद्रभूषण। चंद्रभूषण जी। आप डॉक्टर चंद्रभूषण की गवाही होगी। पर डॉक्टर से और मेरा इतना परिचय नहीं था वकील साहब। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम कटघरे में आए। ठीक है, ये तो पूछते जाओ उसके बाद। जी जी। आपका नाम ये क्या है? वो डॉक्टर साहब को लपा मार गया था, इसलिए आप सवाल पूछिए। जी आपका नाम? चंद्रभूषण, डॉक्टर चंद्रभूषण। क्या मरहूम भगत राम का पोस्टमार्टम आपने किया? जी हाँ। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ले आप किस नतीजे पर पहुंचे? यही की जब मृत्यु हुई है वो गला घोट के हुई है। क्या मृत्यु का कारण कुछ और नहीं हो सकता, जैसे कैंसर की बीमारी या कुछ और? नहीं वकील साहब, गला घोट के ही मृत्यु हुई। तो सर एक बार दोबारा दिमाग पे जोर देकर सोचिए, मृत्यु का कारण कुछ और नहीं हो सकता, जैसे डायबिटीज या कोई और बीमारी? वकील साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू। बस इतना ही। पर डॉक्टर से मैंने कहा था मेरा इतना परिचय नहीं है वकील साहब। अभी किसी निर्णय पे जज साहब नहीं पहुंचेंगे। अभी बचाव के गवाह होंगे, फिर जिरह होगी, फिर जज साहब कोई निर्णय दे पाएंगे। और बचाव के गवाह में सबसे पहले उस खान को पेश करूंगा। वो खान, वो खून चूसने वाला? नहीं नहीं वकील साहब, आप शायद उसकी ब्याज की दर तो मालूम नहीं है। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसकी ब्याज की दर पर ही सवाल होऊंगा। मैं कोर्ट में ये सिद्ध कर दूंगा कि वो लोगों से बेवजह का ब्याज वसूलता है। इससे लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, तो आजा पढ़ रहे हैं। लोग खान भी जी आपका नाम? वो हबीबी, हम खान होती। हाँ। तो तुम पर शक होती, हम पे और खान होती। तुम यहाँ कब से हो? अपन वकील साहब, अपन इधर ही पैदा होती। क्या तुम फंदी को जानते हो? बहुत अच्छी जानती, हमारा बचपन का दोस्त होती। क्या आपने फंदी को कोई कर्ज दिया था? वो हबीबी दिया था ना। कितना? 50,000 रुपया। तुम्हारे ब्याज की दर? वो बहुत ही मामूली होती, रुपया सैकड़ा। तो फंदी तुम्हारे ब्याज की रकम बराबर चुका रहा था? वो हबीबी यही तो रोने थे। शुरू में चुकाती, बाद में मना करती, बहाने मारती, बोलती घर में खाने को दाना नहीं होती, बाप बीमार होती, बस बहाने मारती। क्या वो सच में परेशान था? वो हबीबी परेशान तो हम थी, हमारा 50,000 रुपया। नाम बोला, क्या फंदी ने तुम्हारा एक भी रुपया नहीं दिया अभी तक? बिल्कुल नहीं दिया वल्लाह हबीबी। थैंक यू। वकील साहब, ये खान की गवाही हो गई और हसन की भी हो गई और डॉक्टर की भी हो गई। अब तो मैं बचाऊं ना। फंदी अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी बचाव के गवाह नंबर 2 होगी तुम्हारी घरवाली। नहीं, मेरे घरवाले को आप इसमें मत उलझाइए। नहीं वकील साहब, उसको आप घर पे नहीं। तुम्हारी घरवाली का कोर्ट में आना जरूरी है। नहीं वकील साहब, आप उसको इसमें मत उलझाइए। मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी घरवाली का कोर्ट में आना जरूरी है। तुम्हारी घरवाली तुम्हारी मानसिक स्थिति से बहुत परिचित है। वो इस बात का खुलासा कर देगी कि तुम मानसिक स्थिति से गए थे। आजा बदले में। ठीक है, आप बुलाइए। देखना अपने मर्द के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देगी वो। आजा बदले में। ठीक है, आइए आप।
ये क्या है? वो वकील साहब, मेरी घरवाली बिना सर पढ़ कोर्ट में आएगी नहीं ना, आप सवाल पूछिए। अच्छा जी। कसम खाइए। किसकी खाए? आपकी? गीता की कसम खा ले। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हाँ ठीक है। मेरा नाम फूल कमल होता जी। फूल कमर। तुम्हारी उम्र? याद नहीं आती। याद करो। वो मेरी माँ बताती थी। क्या बताती थी? मेरी माँ बताती थी जब मोरारजी देसाई की मृत्यु हुई थी, जब मैं 5 साल की थी। मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई की मृत्यु हुई थी 1995। जिस हिसाब से तुम हुई कुछ 34 साल की, यही मान लीजिए। फंदी से तुम्हारी शादी कब हुई? 10 साल हो गए पूरे पूरे। तो इन 10 सालों में फंदी ने कभी तुम्हें मारा? कभी नहीं मारा। क्या एक आध तमाचा भी नहीं मारा? अब एक का तमाचा तो मार दिया करता था। तो फंदी मारता नहीं था? जो मर्द अपने औरत को ना मारे वो कैसा मर्द? अच्छा, जो मर्द अपनी औरत जी। को ना मारे वो कैसा मर्द? जी। क्या ससुर की बीमारी में तुम्हारे गहने बिक गए? हाँ, मेरे गहने बिक गए थे, घर के बर्तन बिक गए थे। क्या तुम्हारे ससुर बहुत परेशान है? हाँ, बहुत परेशान थे, बहुत बीमार थे, बार बार चीखते चिल्लाते, मुझे मार दो, मुझे मार दो, बस यही कहते। क्या फंदी अपने बाप का इलाज ठीक से करा रहा था? हाँ, वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे थे। जब तुम घर में घुसे उस दिन तो तुमने क्या देखा? हाँ, मैंने अपने ससुर को मुर्दा पाया। तुम कहाँ गई थी? मैं पास में पड़ोस में चावल मांगने गई थी। जब तुमने तुम्हारे ससुर को मुर्दा पाया तो क्या वहाँ फंदी मौजूद था? नहीं, वो वहाँ नहीं थे। और सोचो, फंदी वहाँ था? नहीं, वहाँ नहीं थे वकील साहब। थैंक यू। लो वकील साहब, अब तो असली की गवाही होगी, मेरी बीवी की होगी। अब तो बच जाऊंगा ना मैं। तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गया। कल मैं कोर्ट में सिद्ध कर दूंगा कि तुमने तुम्हारे बाप को नहीं मारा। तुम्हारी घरवाली ने तुम्हें देखा, तुम वहाँ थे नहीं। समझे? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, और आप तुम बच जाओगे। पर वो ठीक है वकील साहब, मैं कभी घबराया नहीं अपनी जिंदगी में। मैं जानता हूँ कि मुझे फांसी जरूर होगी, मुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, आप मेरे पचड़े में मत पड़िए वकील साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे फांसी होगी, मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। आज की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ, आप चले ही मत कीजिए मेरे के साथ। मैं जानता हूँ मुझे फांसी होगी वकील साहब। मैं जानता हूँ मुझे कोई नहीं बचा सकता वकील साहब। मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे घर फोन लगाइए, वो मेरे घर वाले, मेरा पुत्तू, वो ठीक तो है ना? सब ठीक है। आप फोन तो लगाइए ना एक बार। क्या हुआ? मुझे अभी सपना आया कि मेरी पत्नी किसी दुर्घटना में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब फोन लगाइए ना। कुछ नहीं हुआ, वो तुझे अपराधी समझती है। नहीं, वो मुझे अपराधी नहीं मानती है। अपराधी को अपराधी मानता है। वार्डन साहब, मैं इसी आशा से जी रहा हूँ कि वो मुझे अपराधी नहीं मानती। मुझे उसकी परवाह नहीं है वकील साहब, मुझे आप आज मार दो, अभी मार दो। अरे तुम अजीब आदमी हो, कभी मरने की बात करते हो, कभी बचने की बात करते हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ है नहीं। मैं यार आपकी मेहनत कर रहा हूं। तुम अगर मर गए तो तुम्हारी बीवी का क्या होगा? तुम्हारे वो 8 साल के बच्चे का क्या होगा? उनके बारे में सोचा तुमने कभी? वकील साहब, जब मैं कमाता था तो मेरे बीवी बच्चे कौन सा सोने की थाली में खाना खाते थे?
हम लोग मजदूर लोग हैं वकील साहब, मजदूरी करते हैं फिर खाते हैं। मेरी बीवी मजदूरी कर लेगी, मेरा बेटा पुत्तू अभी 9 साल का हुआ है, गाड़ियां पोसता है, देखना वो 4-5 सालों में बहुत अच्छा क्रिमिनल बन जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ तुम उस मुकदमे के बारे में सोचो खुद ही। तुम्हारा वो दोस्त हसरत, तुम उसे अपना दोस्त बता रहे थे, उसने ताज ठोककर कोर्ट में कहा कि तुम नशेड़ी हो, तुम गंजेड़ी हो, गंजेड़ी। और तो और उसने कहा कि तुम अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ मारपीट करते हो, अपने बाप तक को नहीं बख्शा तुमने। नहीं। और तुम्हारा वो कामतुल्लाह खान, जब उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि उसने तुम्हें कोई कर्ज दिया ही नहीं है, तो मैं उससे कोर्ट में किस बात में जिया करता। किस्मती से घरवाली कोर्ट में आ नहीं पाई, पर भोला ने हमारा बहुत साथ दिया ना। भोला ने साथ दिया। भोला नहीं, तुम्हारे मुकदमे का कबाड़ा किया है। भोला ने कबाड़ा किया? क्या कोर्ट में इस तरह जवाब दिया जाता है जिस तरह भोला दे रहा था? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। भोला बहुत अच्छा इंसान है। हम सुबह मजदूरी करते थे और रात को ढाबे पे लावड़ी गाते थे। आप झूठ बोल रहे हैं। भोला बहुत अच्छा इंसान है। हाँ तो आ जाओ कटघरे में। ठीक है, दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाए। सरकारी वकील ने जो सवाल भोला से किए ना वो मैं तुमसे करूंगा। ठीक है वकील साहब, वही जवाब देना जो भोला ने जवाब दिए थे। ठीक है? ठीक है वकील साहब। तो तुम्हारा नाम भोला और काशीनाथ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम कहाँ रहते हो? पहले अपन नागपुर रहता था, लेकिन अब वही इधर ही रहता है। तुम कौन सा काम करते हो? अपन पंद्रह करता है, मार हो रहा हूँ ना। पहले कौन सा काम करते हो? बंदी पहले ट्रक ड्राइवर था, उससे पहले वो पिकअप पे आया, फिर उससे पहले वो टैक्सी पे आया, फिर उससे पहले वो जवाब दो। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। पर पहले का जो मतलब है वो बरोबर होना चाहिए ना। तो फंदी किस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हो? बंदी वो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा है। सीधे बने हो। और नहीं सीधे बने हो। हमारा घर नहीं है, ठीक है? नहीं आप फंदी किस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था? नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा था। तो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने फंदी को नौकरी से क्यों निकाला? हुजूर वो निकाला नहीं, वो खुद निकला। क्यों? उसको वो ना आफू वो सप्लाई करने के लिए बोला। आफू आफू अफीम गांजा वो सप्लाई के लिए बोला। इस बात का क्या सबूत है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले गांजे की स्मगलिंग करते हैं? आप हुजूर ये काम हुकुम का नहीं है, ये काम है सरकार का। आप उनसे पूछिए। फंदी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी? हुजूर फंदी का क्या बात कर रहे हैं आप? उसको गटर में चढ़ना था। मतलब अरे मतलब ये है, अगर फंदी ये चीज बातें बोलता तो कंपनी वाले उसको लात मार के निकाल देता ऑफिस से। तो फंदी की जब नौकरी छूट गई थी तो उसने नौकरी की कहाँ कोशिश की? रोड में बस में उसको रोड में नौकरी मिली नहीं हुजूर। क्यों? सबके सब रिश्वत मांगते हो। तो उसने उसकी शिकायत ऊपर नहीं करी? ओ ऊपर भी रिश्वत मांगते थे। और उससे ऊपर हुजूर उससे ऊपर भी रिश्वत मांगते थे। सब खाते थे पैसे। सबके सब रिश्वत मांगते थे। हाँ, फंदी की जब नौकरी छूट गई थी उसका घर का खर्च कैसे चलता था? वो उसने अपने औरत के गहने बेच दिए, अपने घर के बर्तन बेच दिए। तो फंदी का बाप बीमार था? वो बहुत बीमार था। उसे कौन सी बीमारी थी? कैंसर था, कैंसर। फंदी ने अपने बाप का इलाज कराने के लिए उसे किसी अस्पताल में भर्ती करवाया? करा दो बम्बई में। तो फंदी का बाप अस्पताल में कितने दिन रहा? यही हुजूर 1 महीने रहा। इसके बाद उसके बाद डॉक्टर बोला कि अपने बाप को बम्बई ले जाओ, घर ले जाओ, क्योंकि कैंसर का कोई इलाज नहीं ना, घर पे चैन से मरने दो। फंदी का बाप घर पे चैन से मर सकता था? शायद मतलब अगर पैसा होता अरे है, भाई पैसा होने और चैन से मरने का क्या संबंध है? जो पैसा होने का और चैन से जीने का। अरे सवाल का सीधा जवाब सीधा जवाब यह है कि उसका बाप बम मारता, चीखता, चिल्लाता, सर पटकता, अपने दर्द के मारे चीखता, चिल्लाता, बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करता था। फंदी के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। पर मौत देने के लिए हाथ थी। जी, तो फंदी ने उन हाथों से क्या किया? बंदी ने उन्हीं हाथों से अपने बाप का गला घोट दिया। फंदी ने उन हाथों से क्या किया? बंदी ने उन्हीं हाथों से अपने बाप का गला घोट दिया। तो योर ऑनर, जैसा कि भोलावल काशीनाथ ने खुद अपनी जबान से कहा कि फंदी ने अपने बाप का गला घोट दिया, केस खत्म योर ऑनर। पर खत्म है, बस बिहारी वकील ने बोला कि मुझे कहने के बाद। पर वकील साहब, मैंने देखा था आप बिल्कुल कोर्ट में चुप बैठे थे, आप भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फंदी, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कोर्ट में आते ही मेरे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। मुझे आता सब कुछ है, मेरे जितना जानने वाला
एक भी वकील नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि मुझे चने बेचने चाहिए। तुम मानोगे नहीं, यहाँ हर चीज को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिहर्सल है और अदालत में हर चीज को सिद्ध करना पड़ता है। यहाँ हम कटघरे में खड़े होते हैं और सत्य हमसे सवाल करता है, वहां सत्य कटघरे में खड़ा होता है। उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। कुंडी, कोई जवाब नहीं होता। क्या बता वकील साहब, कोई आपको विद्वान माने या ना माने, मैं तो मानता हूँ। अरे पर ऐसी विद्वता से क्या फायदा फंदी जो अपने ही मुवक्किल को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे। तुम सोच रहे हो मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ूंगा। आप मेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे? क्यों? ऐसा क्यों? मतलब कल मैं बैरिस्टर गंगानाथ को तुम्हारी ओर से, बैरिस्टर गंगानाथ इस शहर के सबसे बड़े वकील। बैरिस्टर गंगानाथ शायद इनके घर पे मेरे पिताजी खेती करते थे और इनकी फीस तो बहुत ज्यादा है ना। फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो सब मैं देख लूंगा। पर हाँ, उनका ऐसा मानना है कि ऐसे रोगी जिनका कोई इलाज नहीं होता, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका केस फ्री में रहता है। समझे तुम? तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे गंगानाथ सब देख लेंगे, वो बहुत बड़े वकील है इस शहर साहब। ठीक है वकील साहब, सही समझ रहे हो? फंदी को भी देना चाहिए। आप कैंसर के मरीज की मौत तो तब ही हो जाती है जब उसे मालूम चलता है कि उसे कैंसर है। उसके बाद तो उसकी जिंदगी मानो एक टाइम बम की तरह हो जाती है। एक ऐसा टाइम बम जो टिक 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 करके कभी भी फट सकता है। उसके बाद तो कुछ दवाएं, कुछ कीमोथेरेपी, कुछ ऑपरेशंस, शायद उसका दर्द थोड़ा कम कर भी दे। उन दर्दों का क्या तो रोज रोज रोने के बाद उसके परिवार वालों को मिलता है? उन दर्दों का क्या जो दवाओं के असर को खत्म होने के बाद मिलता है? अपने परिवार को टूटते हुए देखने का दर्द। उन दर्दों के लिए तो कोई दवा नहीं है। उन दर्दों के लिए कोई दवा। 2 साल पहले कैंसर ने मुझसे मेरे बाबूजी को छीन लिया। बचपन से मैं जिन्हें अपना आदर्श मानता था, वे मेरे सामने दीवार में सर पटक पटक कर मुझसे हाथ जोड़कर मौत की भीख मांगते थे, पर मेरे हाथ तो इन कानून ने बांध रखे थे। एक रात उन्हें 5 इंजेक्शन देने के बाद भी नींद नहीं आई। मुझसे कहने लगे कि बेटा मुझे मार दे, मुझे मार दे बेटा मुझे इंजेक्शन दे दे, बेटा मुझे मार दे या मुझे इंजेक्शन दे दे, मुझे मार दे या मुझे इंजेक्शन दे दे, बेटा मुझे मार दे या मुझे इंजेक्शन दे दे, कुछ तो कर बेटा, ऐसे खामोश मत खड़े रहे।
क्या कर मैंने 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 इन हाथों से अपने बाप को मार दिया। मैंने अपने इन हाथों से क्या बात है बंदी? आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुशी की तो बात है वाडा साहब, आज मैं कोर्ट में बेगुनाह साबित हो गया। ये बात तुम्हें बेगुनाह साबित हो गई। पर मैं जानता हूँ वाडा साहब, मुझे फांसी तो होगी, मुझे कोई नहीं बता सकता, मुझे फांसी जरूर होगी। जब तुम बेगुनाह साबित हो गए तो फांसी कैसे हो सकती थी? मैं जानता हूँ मैं नहीं बचने वाला वाडा साहब, कुछ भी हो जाए मैं बचने वाला नहीं। बंदी, एक अच्छी खबर है, हमारी औरत को छुट्टी मिल गई। सच में सही है। अब मुझे बहुत खुशी हुई है, अब वो घर पर आराम से रहेगी। बंदी, आज का मुकदमा देखने लायक है। हाँ हाँ वकील साहब, तुम्हारा क्या ख्याल है? आज का मुकदमा बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हारा वो असद, वो तो अपनी बिछाने की बोलती बंद हो गई आज तो कोर्ट में। और हमारे वो क्या नाम उनका जज साहब, हाँ। कुछ बोल ही रहे थे। और तो खान तो अपनी ब्याज की चौकड़ी भूल गया, और डॉक्टर साहब तो मिमिया लगे थे। लेकिन दुख ये हुआ कि जज साहब बिल्कुल शांत थे। वकील साहब, समझ नहीं आया मुझे। जज साहब की फिक्र तुम छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम खुश हो? हाँ खुश तो मैं हूँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस मुद्दे को कोर्ट में लाया गया, इसके बारे में बात की गई, इच्छा मृत्यु के। मैं भी ये सोचता हूँ कि इच्छा मृत्यु के बारे में बात करी जानी चाहिए। तो आज जो जिले हमने देखी कोर्ट में, क्या वो इन दर्शकों को दिखानी चाहिए? हाँ हाँ वकील साहब, इनको दिखाना बहुत जरूरी है। आ जाओ पढ़ रहे जी ठीक है। तुम्हें हसरत वक्त करीम बनना है। अच्छा फिर से बनना है क्या? हाँ, और इस बार देर से गंगाना सवाल करेंगे। वकील साहब मैं मीटिंग को हाँ, खराब भी हो लेकिन ज़्यादा जल्दी भी हो। देर से गंगाना सब खिलाफ नहीं चलेंगे। बैरिस्टर गंगानाथ, हाँ, बेरे से गंगानाथ ने सिर्फ एक तो सुने। तो योर ऑनर, सबसे पहले मैं हसरत वक्त करीमुल्लाह को बुलाने की इजाजत चाहूँ। थैंक यू योर ऑनर। तो हसरत वक्त करीमुल्लाह, जी वजूद, वहाँ नाम यही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम फंदी को जानते हो? फंदी हाँ, कौन है ये? अरे किस शख्स का नाम ले रहे हो? अच्छा। नहीं जानता। फंदी कैसा आदमी? अरे निहायत ही खराब आदमी, क्यों? हर बात पे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। किससे झगड़ा किया? अपने घरवाले को मारता, अपने बाप को मारता। तुमने देखा? वो देखा तो नहीं, बस सुना। किससे? बहुतों से। हाँ, तो जरा दो चार के नाम वही बताओ, हम भी तो जाने कि किन्होंने फंदी को देखा। हाँ हुजूर, बता रही हूँ। हाँ हुजूर, वो कुछ याद आया? अमान, हाँ हुजूर याद कर रही हूँ। वो याद कर रही हूँ, याद नहीं आ रही है। अपना कीमती समय लो भाई, कोर्ट के पास बहुत फालतू समय है तुम जैसे लोगों के लिए। हुजूर वो अब याद नहीं आ रही है। क्या आपको एक भी नाम याद नहीं आ रहा है? वो हुजूर याद तो आएगा, थोड़ा रुकिए। साहब, इस बात को नोट किया जाए कि इसे एक भी नाम याद नहीं, बड़ा बढ़ चढ़ के कह रहा है दो चार के नाम। तुम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर हो। जी हुजूर। फंदी बांट रहे हो। हाँ जी। तो फंदी को नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी से क्यों निकाल दिया गया? हाँ हुजूर, उसको गुड़ वो ट्रक ले जाने से उसने मना कर दिया। कहाँ? बम्बई। बम्बई। ट्रक में क्या लगा था? ट्रक में हुजूर गुड़ लगा था हुजूर।
इससे पहले फंदी घोड़े से लगे ट्रक को बम्बई लेकर गया। जी हुजूर, सैकड़ों बार। तो उस दिन को लेकर नहीं गया। हुजूर, मालूम नहीं हुजूर। क्या उस दिन ट्रक में गुड़ के साथ गांजा भी लगा हुआ था? याद करो। मालूम नहीं हुजूर, लोग बात। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक कभी गांजे की स्मगलिंग में पकड़ा गया है? हाँ हुजूर, पकड़ा गया। अभी 1 महीने पहले। क्या कल शाम को भी पकड़ा गया है? हुजूर, कल शाम को मालूम नहीं, पर लोग बातें कर रहे थे। लोग बातें कर रहे थे। या साहब इस बात को भी नोट किया जाए कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले गांजे की स्मगलिंग करते हैं। क्या फंदी शराब पीता है? जी हुजूर, पीता। क्या उसका बाप भी शराब पीता है? हाँ, पीते हैं हुजूर। क्या फंदी रात दिन शराब पीता है? ओ हुजूर, पीता क्या नाता है शराब से? शराब पिए बिना वो स्टेरिंग पे बैठता ही नहीं। ओह आई सी। तो कभी तुमने दोनों को साथ में शराब पीते हुए देखा? हाँ हुजूर, देखा है। तो जब दो लोग साथ में शराब पीते हैं बैठ के, तो वो दोस्त होते हैं या दुश्मन? हुजूर, दोस्त ही होते हैं। दोस्त ही होते हैं। योर ऑनर, हसरत और करीमुल्लाह ने खुद अपनी जबान से कहा कि दोनों दोस्त ही होते हैं। तुम खान को जानते हो? हाँ हुजूर, जानता हूँ खान को। वो मेरी अम्मी बीमार थी बहुत, तो खान से मैंने कर्जा लिया था। तुम्हारी नौकरी के लिए तो कर्जे की जरूरत हाँ हुजूर, इतनी सी कमाई में पढ़ता दिखाता था, इसलिए। अच्छा, क्या फंदी का बाप बीमार था? ओ हुजूर, बहुत बीमार था। उसे कौन सी बीमारी थी? वो कैंसर था, कैंसर। कैंसर था। जब फंदी अपने बाप को दिखाने के लिए बंबई लेके गया था, हाँ हुजूर, तुम भी गए थे उसके साथ? हाँ, मैं भी गया था। क्यों? उसका दोस्त, वो दोस्त था। हसरत और करीमुल्लाह ने खुद कहा कि फंदी और वो दोनों दोस्त थे। जब फंदी अपने बाप का गला घोट रहा था, तो क्या फंदी का बाप हाथ पांव मार रहा था या नहीं? नहीं हुजूर, नहीं मार दिया था हाथ पैर को। हाथ पे नहीं मार रहा। नहीं हुजूर। अब सोचो, कोई तुम्हारा गला दबाने की कोशिश करेगा तो तुम हाथ पांव मारोगे या नहीं? और हुजूर, कोई हाथ तो लगा के दिखा, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। और तुम मरना चाहो तो? अब मरना चाहो तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। नहीं हुजूर, थैंक यू, शांत रहिए, बोलिए मत। बर्दाश्त होता है चीजें। योर ऑनर, हसरत वल्द करीमुल्लाह ने खुद कहा कि वो उसकी पूरी मदद करेगा। जब फंदी के बाप की मौत में उसकी पूरी मौत सहमत थी, वो बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर रहा था, जैसे उसे कोई मनचाही मुराद मिल गई। मैं बचाव के गवाह नंबर 2 डॉक्टर ब्रह्मदेव को बुलाने की जरूरत चाहता हूं। जी आपका नाम? डॉक्टर ब्रह्मदेव। क्या फंदी के बाप का इलाज आपने नहीं किया है? जी हाँ, फंदी के बाप का इलाज मैंने किया। करीब 1 महीने पहले मैंने फंदी के पिताजी को अपने अजीज दोस्त मिस्टर देवेंद्र नाथ के पास उनको वहाँ रेफर कर दिया, मुंबई। जी, फंदी के बाप की हालत कैसी? फंदी के बाप की हालत बहुत ही गंभीर थी। उसका मरना तय था, वो कभी भी मर सकता था। डॉक्टर साहब आपसे कुछ कहते थे? वो मुझे कहते थे कि मुझे जहर दे के मार दो। अच्छा, जहर दे के मार। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, अगर कानून आपको इस बात की इजाजत है आप फंदी के बाप को जहर देकर मार सकते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आपका सवाल वकील साहब बहुत अच्छा है। ऐसे रोगियों को मैं उनके इच्छा अनुसार मौत देने में कोई हर्ज नहीं मानता। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो योर ऑनर,
जमीन में गाड़